डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स IGNTU एंड इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित सेल्फ रिलायंट इंडिया थ्रू कोविड स्टिमुलस पैकेज ए प्रॉस्पेक्ट अप्राइजल संबंधी एक दिवसीय सेमिनार में जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित है, हम सभी से संबद्ध प्रोफेसर नवीन माथुर जी, सम्मानित कुलपति जगन्नाथ विश्वविद्यालय चकसू जयपुर राजस्थान, प्रोफेसर ML बाढेरा जी और मेरे अनन्य मित्र प्रोफेसर अवधेश कुमार तिवारी जी, प्रोफेसर अजय वाघ जी, वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता, प्रोफेसर SS भदौरिया जी, डॉक्टर आशीष माथुर जी, डॉक्टर सतीश मोदी जी, डॉक्टर M संजय सिंह जी और वे सभी जो आज के कार्यक्रम में संबद्ध हैं, इसके संचालन में अथवा प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, श्रोता के रूप में अथवा दर्शक के रूप में। मुझे बहुत खुशी है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर जिससे पूरा जनजीवन प्रभावित होता है और जिससे भविष्य के लिए उम्मीद की किरणें जागृत होती हैं, यह वेबिनार आयोजित है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे है और इसके लिए जो कोविड स्टिमुलस पैकेज भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं वह कितना ज़्यादा सहायक हैं हमारा मनोबल बढ़ाने में, हमें संबल देने में और हमें आगे तेज़ी से बढ़ने में कितना इनका योगदान होने वाला है। इस विषय पर इस परिचर्चा में आप सभी के दक्ष विचार निश्चय ही नए दिशा संकेत प्रस्तुत करेंगे और नई दिशाएं मिलेंगी, विशेष करके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में, व्यापार विपणन के क्षेत्र में और सर्वोपरि रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में। जब हम आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं तो सीधा सीधा इसका आशय होता है कि हम स्वयं कितना सक्षम हैं स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में। हमारे पास कैसे संसाधन हैं जिससे हम आजीविका के उपक्रम पैदा भी कर सकें, प्राप्त भी कर सकें। आय, आजीविका और जीवन स्तर अगर हमारे अनुकूल है, राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल है, तो राष्ट्र निश्चित रूप से आत्मनिर्भर माना जाता है। यह आत्मनिर्भरता होती है आहार के संदर्भ में कि हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन कितना है, हमारे यहाँ जितने निवासी हैं, इस देश की जितनी जनसंख्या है, उनके सापेक्ष अन्न की व्यवस्था है अथवा नहीं। आत्मनिर्भरता होती है जीवन स्तर संचलन के माध्यम से कि जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए हमें गति और प्रगति के माध्यम चाहिए, साधन चाहिए। सड़कें हैं कि नहीं, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, शिक्षालय है कि नहीं, औद्योगिक आस्थान है कि नहीं, यह जीवन स्तर को संचालित करने वाले नियामक संस्थान है। फिर इसकी व्यवस्था हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। हमारी जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें हमारी भागीदारी कैसी है, यह भी बताती है कि हम एक सक्षम, स्वस्थ और गतिशील राजनीतिक प्रणाली में आस्था रखने वाले लोग हैं। एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जो हमें हर समय संबल देती है और हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, सुविधाएं देती है, अवसर देती है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी जैसा महानायक है, जिनकी घोषणाओं की चर्चा थोड़ी देर में मैं करता हूँ आपके साथ। आत्मनिर्भरता का यह भी आशय है कि उत्पादन और वितरण में संतुलन होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का यह भी आशय है कि हर व्यक्ति को रहने के लिए आवास भी चाहिए। ये सब कुछ हो जाए तो हमारी प्रगति का संबल बनता है शैक्षणिक संस्थान। हर व्यक्ति के लिए शिक्षा सुलभ हो जाए, हर व्यक्ति के लिए कार्य सुलभ हो जाए, तो मान लेना चाहिए कि हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता का यह भी अर्थ है कि हमें बाहर से न्यूनतम आयात करना चाहिए और अधिकतम निर्यात करना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता का आशय होता है। आत्मनिर्भरता का यह भी आशय है कि हमसे सहयोग प्राप्त करने के लिए दुनिया के अन्य राष्ट्र इच्छुक रहें, सक्रिय रहें और हमसे वार्ता करते रहें। यह आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है।
यह आत्मनिर्भरता आरंभ होती है आधार तल से, ग्रामीण व्यवस्था से लेकर के शहरी व्यवस्था होते हुए राष्ट्रीय निकाय तक। गांव आत्मनिर्भर हों, प्रांत अपनी सुविधाओं और अवसर के माध्यम से जो लोगों को सुलभ कराते हैं सक्षम हो, और हमारा राष्ट्र इतना ज़्यादा सक्षम हो कि प्रांतों में उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आर्थिक पैकेज देने के लिए समर्थ हो, जो कि आज का हमारा भारत है। आत्मनिर्भरता का आशय है समन्वित संतुलित विकास, अनइवन डेवलपमेंट आत्मनिर्भरता के प्रतिकूल जाता है। आत्मनिर्भरता इस बात का द्योतक है कि हमारा विकास सस्टेनेबल है, सतत विकास है। जितना आज हम इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी जो पीढ़ियां हमारी आने वाली हैं उनके लिए भी हम उतना ही संसाधन छोड़ करके जाएं तो यह विकास का सही अर्थ होता है। इसके लिए आर्थिक क्षेत्र में दो प्रकार की बातें होती हैं। आर्थिक स्वावलंबन के लिए जरूरी है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप पर हम ज़्यादा ध्यान दें। इकोनॉमी ऑफ स्केल का आशय है, आप सभी अर्थशास्त्री हैं, वाणिज्य शास्त्र के अध्येता विशेषज्ञ लोग हैं, कि हम कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर लें। और जब इकोनॉमी ऑफ स्कोप की बात करते हैं, एक ही औद्योगिक स्थान में हम विभिन्न प्रकार के सामान उत्पादित कर लें, क्योंकि अलग अलग उत्पादन से खर्चे बढ़ जाएंगे। इसलिए कम खर्चे में हम अधिक से अधिक आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करें। तो इस तरह उत्पादन बढ़ता है, आर्थिक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होते हैं, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, और इसीलिए रोजगार के अवसर बढ़ें, विकसित हों, सबको काम करने का अवसर मिले। हम दोनों सेक्टर पर काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर पर भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर भी, कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाता है। कार्य के अवसर असंगठित क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। इसलिए मायने रखते हैं कि हम किन किन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएं आवश्यक होती हैं। खाद्यान्न सुरक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा होनी चाहिए, अर्थात हेल्थ सेक्टर में हम किस प्रकार की सुविधाएं सृजित कर पाएंगे, हमारे पास क्या हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसको हम हेल्थ सिक्योरिटी बोलते हैं, कि सबके जीवन रक्षण के लिए पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं हो। एक एनर्जी सिक्योरिटी होती है। आज जीवन स्तर का मापन जब हम करते हैं तो उसमें एनर्जी सिक्योरिटी का बहुत महत्व होता है, कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है। राष्ट्रों का बढ़ना, विकसित होना, ऊंचे स्तर पर जाना, उनके जीवन स्तर का निर्धारण ऊर्जा के खपत से आजकल तय किया जाता है। हमारे यहाँ यह खपत कितनी है, इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में भी सिक्योरिटी की बात की जाती है। तो सोशल सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है। हर क्षेत्र में हम सिक्योरिटी की बात करके आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी हमारा पुलिस बल है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है हमारा सैन्य बल है। सब पर हम ध्यान देते हैं तो मान लेते हैं कि हम आंतरिक रूप से भी सुरक्षित हैं, सीमा पर सुरक्षित हैं। और आज आप सब देख रहे हैं कि हमारी सैन्य शक्ति कितनी प्रबल है। तो इन सभी संदर्भों में हम विशेष रूप से आत्मनिर्भर हैं। यह आत्मनिर्भरता हमारी और पुष्ट हो, इसके लिए माननीय मोदी जी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं, जिसमें 4 तो यही है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, कि हमारा जो जमीन है इस पर हम किस प्रकार का उत्पादन कर सकते हैं अथवा उद्योग लगा सकते हैं। हमारा जो श्रम है, हमारी श्रम शक्ति है, कितनी कुशल है, कितनी अकुशल है, कितनी दक्ष है, कितनी पारंगत है, इसको हम कहाँ कहाँ समायोजित कर सकते हैं। हमारे पास तरलता कितनी है, मौद्रिक सामर्थ्य हमारी कितनी है, इस पर विचार करना होता है। और सब कुछ कानून के दायरे में ही होना चाहिए। यह विशेष महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए उन्होंने 5 पिलर्स की बात की है। पहला पिलर है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी हमारी कैसी है, अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था त्वरित उछाल वाली होनी चाहिए। यह हमें निरंतर ध्यान रखना है। स्नेह प्रगति से आज के दौर में कोविड ने हमें जितना आक्रांत किया है, हमारे औद्योगिक आस्थानों को कुंद कर दिया है, उत्पादन आय के साधन बाधित हुए हैं। तो इसके लिए अब जरूरी है कि हमारे पास उछाल वाली आर्थिक व्यवस्था हो। फिर हमारा अवसंरचना कैसा हो, जो आज के डिमांड को पूरा करे, आज के युग के सापेक्ष हो। ऐसा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आधुनिक भारत की झलक दिखलाई दे। एक ये हमारे लिए आवश्यक है। इसके बाद
आवश्यक है कि हमारे पास जो सिस्टम है, प्रणाली है, वह कैसी है, त्वरित रूप से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है कि नहीं है। 20वीं शताब्दी की प्रणाली से हम अब आगे आ गए हैं। यह 21वीं शताब्दी की प्रणाली है जिसमें आज की रिक्वायरमेंट पूरी करने की सामर्थ्य है। इस प्रणाली पर हमें विशेष ध्यान देना है कि आज की पीढ़ी की डिमांड क्या है, आवश्यकता क्या है, जो कोरोना ने क्षति पहुंचाई है, इससे निवारण के लिए हमारी प्रणाली को किस तरह से लचीला भी होना चाहिए और शक्तिशाली भी होना चाहिए, इस पर विचार करके इसका उन्होंने संदेश दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और फिर जरूरी है कि हम डेमोग्राफी पर विचार करें कि हमारे यहाँ किस क्षेत्र में किस प्रकार के निवासी हैं, हमारी पूरी जनता की डिमांड कैसी है, सामूहिक कैसी है, समन्वित कैसी है, क्षेत्र आधारित कैसी है, और इसमें हमारी जनसंख्या किस प्रकार की है। तो जनसांख्यिकीय अनुपात और उसकी दक्षता पर भी हमें विचार करना होगा। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि डिमांड किस प्रकार का है, हमारी मांग कैसी है। मांग और आपूर्ति में संतुलन होने से आत्मनिर्भरता आती है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कृत्रिम मांग सृजित न किया जाए। पश्चिम की अर्थव्यवस्था में कृत्रिम मांग सृजित करके उस कगार पर पहुंचा दिया आर्थिक विन्यास को, जहां से गिरने के बाद उठने में बहुत समय लग जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अर्थचक्र का एक नियम है, हर 10 साल के बाद आर्थिक मंदी का दौर आता ही आता है। उसके कतिपय कारण हो सकते हैं। वह समय भी आ गया था, ये कोई नहीं जानता था कि कोरोना नामक अदृश्य विषाणु के चलते यह आर्थिक मंदी आएगी और इसके उठने में 2-3 साल का समय लगता है। इसलिए अब ज़्यादा कोशिश की जानी चाहिए कि तेज़ी से आगे बढ़ना है तो हमें ध्यान देना है इन्वेस्टमेंट पर, निवेश किस प्रकार का हो, और संरचना की हमने चर्चा किया ही। फिर हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारे लोगों में आवेश कैसा है, मिशन कैसा है, इंटेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इन्वेस्टमेंट पर निवेश किस प्रकार का हो सकता है। आंतरिक संसाधनों के माध्यम से भी निवेश होता है। हमारे यहाँ औद्योगिक आस्थान, उनके संचालक लोग हैं, उनके द्वारा निवेश होना है। अब ऐसा माहौल बन गया है कि भारत में निवेश करने के लिए बाहर से जो वित्तीय कंपनियां हैं वो ज़्यादा लालायित हैं, क्योंकि यहाँ सुविधाएं, सुरक्षा और संरक्षण यह पर्याप्त मिलना है और यहाँ से कोई अमानवीय कृत्य नहीं होना है जैसा हमारे पड़ोसी राष्ट्र ने किया है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है जिस पर हमें विचार करना है और फिर इनको लेकर के हमें क्रमशः आगे बढ़ते जाना है। इनोवेशन पर हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इनोवेशन से नवाचार के लिए जो आजकल भारत सरकार ने तय भी किया है कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, इस पर हम विचार कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत कुछ होगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, ये वे रास्ते हैं जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे और हाल के दिनों में ही इनकी घोषणाएं हुई हैं। इनके माध्यम से हम लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों की स्थापना से, फिर आगे बृहद उद्योगों की स्थापना से आय आजीविका के अवसर पुनः बढ़ाने में हम सफल और समर्थ होंगे। यह विशेष आज की आवश्यकता है। आज के दौर में जो निर्यातकर्ता राष्ट्र हैं उनके सामने चुनौतियां होंगी, लेकिन जो आयातक देश थे वह स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगे। अपने संसाधनों के माध्यम से कुटीर उद्योग धंधों का फिर महत्व बढ़ेगा। मैं जिस क्षेत्र में हूँ उसे आदिवासी क्षेत्र कहते हैं, जनजातीय अंचल कहते हैं। यहाँ जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनके पास बहुत अधिक दक्षता है। वैगा जनजाति है जिनके पास वैद्यकीय का ज्ञान है कि वनौषधियों से हम कैसे निदान कर सकते हैं या इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। एक अगरिया जनजाति है जिसके पास वह हुनर है कि मिट्टी पर हाथ रख के बता सकते हैं कि हाँ किस प्रकार की धातु है, और उनके पास कुटीर उद्योग धंधे की वह तकनीकी है जिससे वह जंग रहित लोहा उत्पादन करने में समर्थ हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान देना है कि हम आसपास हमारे पास जो हुनर है, कौशल है, इसको कैसे बढ़ाएं और स्थानीय स्तर पर ही जो उस स्थान के लिए अनुकूल उद्योग हैं, जहां वनोपज बहुत अधिक है, वन आधारित, जहां फल बहुत अधिक है, फल आधारित, जहां अयस्क बहुत हैं, अयस्क आधारित, जहां जल बहुत है, जल के स्रोत वहाँ जल आधारित। तो बहुत सारे कार्यक्रम हमें संपादित करने हैं और इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है उसमें हमारी दावेदारी मजबूत होगी
एक और भी मिशन है हमारे यहाँ, बी वोकल फॉर द लोकल एंड मेक द लोकल ग्लोबल, कि स्थानीय स्तर पर हमारे पास जो होता है, तिवारी जी जहाँ से हैं आप जानते हैं कि वहाँ टेराकोटा की मूर्तियाँ बहुत विख्यात हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी डिमांड होने लगी है। गन्ना उद्योग के लिए वह क्षेत्र विख्यात है, वहाँ की चीनी दुनिया भर में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह हर अंचल की एक विशेषता है। हमारे क्षेत्र में दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए दुनिया को बहुत आगे बढ़कर स्वागत करना होगा। एक तो जिसे अमरकंटक शहद कहते हैं, यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहद है जिसकी ब्रांडिंग हमारी यूनिवर्सिटी करती है, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। एक अन्य है कोदो, जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का यहाँ होता है, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, सुपाच्य है, इसकी ब्रांडिंग हमारी यूनिवर्सिटी करती है, अमरकंटक कोदो जिसे कहते हैं। जो विलुप्त प्रजातियाँ हैं अन्न की, सांवा, टांगुन, मड़ुआ, इसको पुनः नए सिरे से लाने की ज़रूरत है, तो इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी आज के दौर में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा उद्योग स्थापित होंगे। जो वनांचल हैं वहाँ भी वन आधारित उद्योग स्थापित करने की ज़रूरत है। जहाँ बहुत ज़्यादा फल है वहाँ फल से संबंधित उद्योग स्थापित करने की ज़रूरत है। और ऐसा होने से जो एक बीच में समस्या आई थी प्रवासन आप्रवासन, कि हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे कामगार कुशल रूप में भी अकुशल रूप में भी देश के विभिन्न अंचलों में उद्योगों में गए, दुनिया के विभिन्न देशों में गए, उन्हें इस अदृश्य विषाणु के चलते वापस आना पड़ा। तो एक मन में जो भय और संशय है, इससे मुक्त होने के लिए ज़रूरी है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध माध्यमों का, साधनों का, स्रोत का हम प्रयोग करें और ऐसे उद्योग लगाएं जहां स्थानीय स्तर पर लोग काम के अवसर पा सकें और उनका उत्पाद पूरी दुनिया में पहुंच सके। तो अपने उत्पाद के लिए हमें खड़ा होना है, उसके महत्व को बताना है, और फिर दुनिया हाथ बढ़ा करके उसका स्वागत करेगी और उसे लेगी। इस कड़ी में हम आत्मनिर्भर बने। माननीय मोदी जी के सूत्र आपने सुना, हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री जिसके लिए शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, यह कोशिश उनकी है। लेकिन कुछ विशेष पैकेज भी आए हैं जिन्हें कोविड स्टिमुलस पैकेज के नाम से जाना जाता है। एक तो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया पूरे देश के लोगों के लिए, विशेषकर उन कामगारों के लिए जिन्हें अपने स्थान से लौटना पड़ा मूल स्थान की तरफ। जनधन खाता में कुछ राशि भेजी गई ताकि अपने स्थानीय स्तर पर वह काम कर सकें। उद्योगों को खड़ा करने के लिए पैकेज दिए गए। प्रधानमंत्री किसान योजना आई जिनके माध्यम से आदिवासी अंचल के किसानों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। फिर मनरेगा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही मजदूर लोगों को काम मिले, उसमें बहुत ज़्यादा धनराशि दी गई है। इस तरह समय समय पर भारत सरकार द्वारा इस देश के सभी लोगों के लिए, विशेषकर उन कामगार लोगों के लिए जिन्हें अपना मूल स्थान छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और पैकेज दिया गया है। आने वाले दिनों में जब महानगरों का नियोजन होगा, औद्योगिक स्थान फिर खुलेंगे, तो वहाँ एक विशेष प्रकार की संरचना की ज़रूरत होगी। जो उन स्थलों पर काम करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी सम्यक निवास स्थान की योजना होगी, ताकि किसी आपदा में, भगवान न करे फिर कोई आपदा आए, उन्हें वहाँ से पलायित न होना पड़े। साल 2 साल के लिए आसानी से उस आपदा का वहाँ रह करके वो मुकाबला कर सकें, क्योंकि वह सभी भारत परिवार के सदस्य हैं, इस परिवार या उस परिवार के सदस्य नहीं हैं। तो जो भी हमारे देश का नागरिक है, कहीं भी है, वह संपूर्ण भारत परिवार का सदस्य है। उसके लिए चिंता करना हम सबका दायित्व है। यह चिंता करके, चिंतन करके और फिर इस पर कार्य रूप में नीतियां जो सरकार की हैं उसे क्रियान्वित करके हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने में निश्चय ही सक्षम होंगे। प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन दिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास मानव संसाधन है। युवा शक्ति बहुत ज़्यादा है। परिवर्तन और विकास में युवा शक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बस आवश्यक है इन्हें दक्ष करने की, इन्हें उत्साहित करने की और इन्हें आगे बढ़कर प्रगति पथ को प्रशस्त करने की। मुझे पूरा भरोसा है कि हम आप सब मिलकर यह कर सकेंगे। पर्यटन उद्योग के माध्यम से, औषधि उद्योग के माध्यम से, वस्त्र, यातायात, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न प्रकार के उद्योग जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनके माध्यम से
भारत सरकार के पैकेज और नीतियों के माध्यम से हम भारत को, जो वस्तुतः आत्मनिर्भर है, आधुनिक संदर्भों में हम उसे आत्मनिर्भर बनाने में निश्चित रूप से समर्थ होंगे। आइए हम सभी मिलकर शिक्षा के माध्यम से अपनी उद्यमिता से भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, सफल, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। हम सभी उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया है। ज्ञान की दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र हिंदुस्तान को बनना है और यह रास्ता उच्च शिक्षण संस्थानों से जाता है। आइए हम सब मिलकर ज्ञान की दुनिया में भारत को महानतम शक्ति बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपको धन्यवाद। यह सेमिनार सफल हो इसके लिए शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।